का क्लास 9th के चैप्टर 1 के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये है पार्ट नंबर 4। तो इसमें हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। स्टूडेंट्स, आपको बताइए कि जैसे टेम्परेचर पर स्टेट चेंज हो जाती है, वैसे ही क्या प्रेशर चेंज करने पर क्या अंतर आता है, क्या चेंज आता है, तो वही हम आज देखें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यानी कि अगर गैसेस पर टेम्परेचर और प्रेशर को कम किया जाए तो आप देखेंगे कि जो गैसेस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। आपने कुछ गैसेस के नाम भी सुने हैं, फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। तो ये सब भी है, ज़्यादा प्रेशर पर और टेम्परेचर पर ये चेंज हो जाती है, गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाती है। जैसे आपने लिक्विड ऑक्सीजन का सुना होगा, जैसे हॉस्पिटल्स में जो सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं मरीजों को देने के लिए, तो उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में नहीं होती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये जो लिक्विड में चेंज किया जाता है, ये प्रेशर को रिड्यूस करके उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपने सॉलिड CO2 के बारे में सुना ही होगा। तो इस गैस की खास बात ये होती है कि ये हाई प्रेशर पर चेंज हो जाती है सॉलिड में। जी हाँ, दूसरी गैसेस जहाँ हाई प्रेशर पर लिक्विड में चेंज हो जाती है, वही ये सॉलिड CO2 यानी कि सॉलिड रूप में चेंज हो जाती है, डायरेक्ट गैस से डायरेक्ट चेंज हो जाती है सॉलिड स्टेट में। और डिक्रीज़ यानी कि ये प्रेशर कम से कम 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो यहाँ पर सॉलिड CO2 को यहाँ पर नॉन एज ड्राई आइस, यानी इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ड्राई आइस, तो उसमें CO2 जो सॉलिड CO2 होती है, इसी को ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि ये अकेली ऐसी गैस है जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रेशर, टेम्परेचर और को रिड्यूस किया जाए या बढ़ाया जाए तो अलग अलग स्टेट हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, एक डायग्राम जिसका दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये डायग्राम इस तरह से जैसे बना हुआ है, तो सर्कल वाले डायग्राम को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिक्विड में सबसे पहले हम सॉलिड से देखते हैं, तो सॉलिड से अगर लिक्विड में स्टेट चेंज हो रही है तो उसको सॉलिडिफिकेशन फ्यूज़न कहेंगे। सॉलिड से लिक्विड, जैसे कि बर्फ़ से लिक्विड का बनना। फिर अगर लिक्विड से गैस बन रही है तो इसको हम प्रोसेस को कहेंगे वेपोराइजेशन। अगर गैस से सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड बन रहा है तो उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे, जैसे कि अपने कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड में देखा था। फिर अगर हम बात करें लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज हो रहा है, तो लिक्विड में से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। और यहाँ पर अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो इसको भी सब्लिमेशन ही कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें कि गैस से अगर लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो ये अलग अलग प्रोसेस है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखें हमेशा। अब हम देखते हैं कि इवापोरेशन क्या है और ये किस प्रकार से। यहाँ सर्कल में जो दिया है इसको हम रीड करते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज ऑफ प्रेशर। क्या स्टूडेंट्स आपको हमेशा ही इवापोरेशन यानी कि मैटर स्टेट की, जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज करने के लिए हमेशा ही प्रेशर या फिर टेम्परेचर को चेंज करने की आवश्यकता होती है? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज और स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी फॉर एग्जांपल हम कपड़े सुखाते हैं तो हम क्या कपड़ों को गर्म करते हैं, क्या वो डायरेक्ट अपने आप ही सूख जाते हैं। यानी वहाँ पर जो इवापोरेशन हो रहा है उसमें आपने ना तो टेम्परेचर बढ़ाया ना कुछ किया, वो अपने आप ही कपड़े वहाँ पर सूख रहे हैं। तो ये इवापोरेशन है। जो हमने देखा था वहाँ पर जो लिक्विड था वो वेपर्स में चेंज हो जाता है जिसे बॉईल करने पर। तो बॉइलिंग एक बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, पर इवापोरेशन के लिए कोई पॉइंट नहीं बना हुआ है। यानी इवापोरेशन किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता रहता है। आपने देखा है जैसे कि क्लाउड्स फॉर्मेशन वाली प्रोसेस देखी है, जिसमें जो सी वाटर होता है वो चेंज हो जाता है वेपर में और ये ऊपर जाकर जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। तो ये प्रोसेस नॉर्मल टेम्परेचर पे भी चलती रहती है। यानी इसके लिए कोई अलग से टेम्परेचर बढ़ाया नहीं जाता। फॉर एग्जांपल हम घर में पोछा वगैरह लगाते हैं तो वो आपने देखा हो पंखा चालू करने पर अपने आप कुछ टाइम में सूख जाते हैं। अगर पंखा नहीं लगाया जाए तो 1-2 मिनट में सूख ही जाता है। तो ये इवापोरेशन है। यानी जब भी वाटर अनकवर्ड रखा हुआ रहता है तो आपने देखा होगा कि वो वेपर में चेंज होते जाता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, यानी कि जो गीले कपड़े वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट 2 एग्जाम्पल। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखा कि हमको किसी भी प्रकार के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम किसी चीज़ को सुखा रहे हैं वहाँ पर अपने आप इवापोरेशन होता रहता है। सर्कल के अंदर लिखा हुआ देखिए, वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग और नेवर एट रेस्ट। यानी कि आपने देखा है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी अलग अलग स्टेट्स में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है और ये मूवमेंट करते ही रहते हैं। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एज सरफेस। यानी कि जो लिक्विड के केस में अगर हम देखें तो फ्रैक्शन पर यानी ऊपरी सतह पर पार्टिकल में मूवमेंट होता ही रहता है और नीचे भी मूवमेंट वे करते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती ही है।
और सरफेस पर तो सबसे ज़्यादा होते हैं। इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी आपने देखा जब भी कहीं पर इवापोरेशन प्रोसेस होती है तो जो सरफेस होता है लिक्विड का सरफेस, वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिससे कि वो अपने अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को तोड़ते हुए लिक्विड वेपर में चेंज हो जाते हैं। और इस प्रकार से सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल्स का है, तो पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को तोड़ते हुए ऊपर की ओर यानी वेपर में चेंज हो जाते हैं। जबकि हम नीचे की बात करें तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कम होती है, जबकि ऊपर वालों की ज़्यादा होती है, और इसी एनर्जी का यूज़ करते हुए वे अपने अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को तोड़ते हुए वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर आप डेफिनेशन को देख सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, यानी किसी भी टेम्परेचर पर अगर कोई सा लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है और वो भी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो इस प्रकार के इवापोरेशन को हम, इस प्रकार की प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर इवापोरेशन हो रहा है तो इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं, कुछ इफेक्ट या कुछ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, तो वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले इफेक्ट को देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया। वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स एंड ड्राइंग अप स्प्रेड देम आउट एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कपड़े हम अगर घड़ी करके अगर रख दे गीले कपड़ों को तो वो देर से सूखेंगे और हो सकता है कि वो 2-3 दिन लग जाए उनको सूखने में। लेकिन अगर आपने कपड़े को फैला कर रख दिया यानी उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया है तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हैं, या फिर दूसरा एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हम जल्दी कहीं काम पर जाने वाले या स्कूल जाने वाले हैं और हमें चाय पीना है, तो आप कप में अगर चाय पीते हो तो वो जल्दी से ठंडी नहीं होती, तो आपकी मम्मी क्या करती है कि उसे एक प्लेट में डाल देती है जिससे कि चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और आप उसे आसानी से पी लेते हो। यानी आपकी मम्मी ने क्या किया कि जो कप था उसमें सरफेस एरिया कम था, लेकिन जब उसको प्लेट में डाला तो चाय का सरफेस एरिया बढ़ गया, जिससे उसका इवापोरेशन का रेट भी बढ़ गया और वो जल्दी ठंडी हो गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर और भी दूसरे एग्जांपल लेकर देख सकते हैं कि किसी भी सरफेस एरिया को अगर बढ़ा दें आप, तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवापोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है और इस प्रकार से इवापोरेशन बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया के बढ़ने से इवापोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। यहाँ बॉक्स में हम दूसरे फैक्टर को देखते हैं, यानी दूसरा फैक्टर कौन सा है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये तो कॉमन सी बात है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा ही। आपने देखा ही, जैसे हम अगर पानी को उबाल रहे हैं, किसी टेम्परेचर पर अगर हम पानी को उबालते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स की बढ़ जाती है तो वह वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। जब देखा ही था कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर भी पानी रख देते हैं तो वो इवापोरेट होता ही रहता है, धीरे धीरे भले होता है लेकिन इवापोरेट होता रहता है। वैसे ही अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि वो वेपर में जल्दी से चेंज होते जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा पानी अगर एक पॉट में रख देते हैं, उसको गर्म करते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तपेली पूरी तरह से खाली हो जाएगी और आपके लिए कोई पानी नहीं बचेगा। तो ये इवापोरेशन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। तो बॉक्स में हम देखते हैं आगे की ओर, अगला फैक्टर है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी अगर कम हो तो ह्यूमिडिटी कैसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि मौसम बड़ा चिपचिपा हो रहा है। तो यहाँ पर चिपचिपा से बात है कि मौसम में यानी कि मॉइस्चर है, यानी कि वहाँ पर लिक्विड की कांटे हैं जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं। जैसे ठंड के टाइम पे आपको जो लगता है वो ह्यूमिडिटी ही होती है। तो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द प्रेजेंट इन एयर, यानी वाटर वेपर की जो उपस्थिति है उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज, यानी कि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपके कपड़े अगर आपने बाहर डाल दिए तो वो देर से सूखते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी अगर कम है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि जब मौसम में नमी ज़्यादा है तो आपके कपड़े देर से सूखेंगे नहीं, इवापोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये सब एग्जाम से आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला जो फैक्टर है वो देखते हैं एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा है यानी हवा की स्पीड ज़्यादा होने पर भी इवापोरेशन ज़्यादा होता है। हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ए विंडी डे। आपने देखा होगा कि कॉमन डे के बजाय जब ज़्यादा हवा चल रही हो तो हमारे कपड़े तेज़ी से सूखते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल पोछे की बात भी लेगा, अगर घर में पोछा लगा हुआ है
तो ऐसे नॉर्मल धीरे से सूख रहा है, लेकिन अगर हम जैसे ही पंखे की स्पीड बढ़ा देते हैं तो पोछा जल्दी से सूख जाता है। तो ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। यानी हम देखते हैं कि जब ज़्यादा हवा चलती है तो तेज़ हवा में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के वो दूर हो जाते हैं जल्दी से, और इस तरह से जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी डिक्रीज़ होते जाता है, और इस तरह से इवापोरेशन की रेट बढ़ जाती है। यानी कि विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन की रेट भी हाई होगी। तो इस प्रकार से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट यानी कि प्रभाव डालते हैं इवापोरेशन की रेट पर। तो अगला जो पॉइंट दिया है, हाउ डज़ द इवापोरेशन क्योज कूलिंग, यानी कि इवापोरेशन ठंडक कैसे लाता है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे दिया हुआ है कि इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। अगर एक खुला वेसल की बात करें या खुला जो डब्बा होता है या बर्तन होता है तो उसमें जो लिक्विड होता है वो इवापोरेट कंटिन्यू होता रहता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग में एनर्जी लॉस्ट करके इवापोरेशन में यानी उड़ते रहते हैं। और ये यहाँ पर जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है यही आसपास की जगह को ठंडा कर रहा है। यानी आपने देखा होगा अगर हम पेट्रोल या एसीटोन को अगर हाथ में ले लें तो कुछ ही देर में हमको ठंडा लगने लगता है। ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर इवापोरेशन की रेट बहुत हाई हो चुकी है, यानी बहुत तेज़ी से इवापोरेट होता है। आपको पता है कि पेट्रोल और ये सब इवापोरेट तेज़ी से होते हैं, जैसे एसीटोन है, पेट्रोल है, और कुछ और अदर सब्सटेंस या केमिकल ऐसे जो तेज़ी से इवापोरेट होते हैं। अगर कोई सी चीज़ तेज़ी से इवापोरेट हो रही है तो उसके साथ कूलिंग भी आती है, यानी कि ठंडक भी लाती है। तो इसी का रीज़न है, यानी कि अगर इवापोरेशन की रेट हाई होगी तो कूलिंग भी तेज़ी से होगा। जैसे आपने देखा अगर हम मुंह गिला करके अगर बैठ जाते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो उसका रीज़न यही है कि इवापोरेशन की रेट हाई हो जाती है, और जैसे ही पार्टिकल एनर्जी प्राप्त करके उड़ते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है।